हेलो बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। बच्चों, इससे पहले हमने सॉल्यूशन का अध्याय पढ़ा है। बहुत सारे प्रश्न किए हमने, लगभग सभी तरह के कॉन्सेप्टों को देखा। आज एक नया अध्याय बच्चों, जो कि आपका अध्याय 3 है। क्योंकि सॉलिड स्टेट अब आपके सिलेबस में जुड़ गया है, इसलिए अब ये अध्याय तीसरा होगा। पहले दूसरा अध्याय होता था बच्चों। ये कॉन्सेप्ट मतलब अध्याय का नाम क्या है बच्चों? अध्याय का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। क्या नाम बच्चों? विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं बच्चों। सामान्यतः बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चे सामान्यतः गलती बच्चों ये करते हैं आप लोग कि दो दो हल्के हल्के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, और जब लगता है हमें उन आगे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब भी कोई कठिन क्वेश्चन आता है, आप वहां अटक जाते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले सारे क्वेश्चन करने से पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आप कॉन्सेप्ट को जानते हुए क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो क्वेश्चन निश्चित आपसे सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपके समक्ष चालू करते हैं। मैं आनंद सरबरिया अपने सभी बच्चों का रसायन विज्ञान की पाठशाला में पुनः स्वागत करता हूं। आइए इस रसायन विज्ञान के खूबसूरत चैनल में आपका लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, नाम से स्पष्ट है। विद्युत यानी क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हो रहा है उसका, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी बच्चों यहाँ पे। रसायन मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगी। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी बच्चों? केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों में एक्सचेंज होता रहेगा। कभी कभी क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शंस होंगी, और कभी कभी हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे और उससे हम इलेक्ट्रिक करंट भी बनाएंगे। इस सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन बच्चों हम रसायन विज्ञान के जिस भाग में करेंगे, उस भाग को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा और केमिकल रिएक्शन के पारस्परिक एक दूसरे के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, वह शाखा बच्चों विद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों चालू करने से पहले हम इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कॉमन एक्सपेरिमेंट बच्चों बहुत सी पुस्तकों में दिया होता है, हम उस एक्सपेरिमेंट को लिख रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। क्या समझ रहे हैं हम? इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या किया हमने, थोड़ा आगे और लिख दें क्योंकि आपके पास जगह बचेगी, कॉन्सेप्ट एक बार में हो जाएगा। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया बच्चों? इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया बच्चों, जिसमें कि Cu डाई पॉजिटिव होंगे ही होंगे, SO4 डाई नेगेटिव भी होंगे। इस सॉल्यूशन में बच्चों हमने एक जिंक की रॉड डिप कर दी। किसकी रॉड डिप कर दी हमने बच्चों? एक जिंक की रॉड डिप कर दी, और यहां एक थर्मोमीटर भी लगा दिया सॉल्यूशन में। क्या लगा दिया? एक सॉल्यूशन में हमने एक थर्मोमीटर भी लगा दिया। यहां एक थर्मामीटर भी हमने क्या किया बच्चों? लगा दिया सॉल्यूशन में। ठीक है ना? जब ये प्रोसेस करके हमने उसको छोड़ा, हमने कुछ समय पश्चात एक बात का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद ये जो जिंक की रॉड थी बच्चों, ये थोड़ी मेल्ट हो गई, यानी इसका जो वेट है वो कम हो गया। जिंक की रॉड का वेट कम हो गया, अर्थात जिसके कुछ भाग टूट गया। दूसरी बात क्या देखी बच्चों, ये जो सॉल्यूशन था, चूंकि Cu डाई पॉजिटिव जो होता है बच्चों, Cu डाई पॉजिटिव ब्लू होता है। कैसा होता है बच्चों?
ब्लू होता है। ये जो ब्लू सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे इसका जो नीलापन था वो खत्म होने लगा, फेड होने लगा। ये बच्चों कैसा होने लगा? धुंधला होने लगा, अर्थात जो ब्लू कलर था वो गायब होने लगा। और यहाँ कुछ बच्चों डिपॉजिट हो गया जो कि रेड कलर का था, लाल कलर का अवक्षेप यहाँ डिपॉजिट हो गया और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। चलो इन बातों को नोट कर लेते बच्चों। पहले क्या हुआ? जिंक रॉड का भार कम हो गया। क्या कम हो गया बच्चों? जिंक रॉड का भार कम हो गया, पहली बात हमने ऑब्जर्व की, अर्थात कुछ जिंक रॉड टूट गई और सॉल्यूशन में चली गई। दूसरी बात बच्चों क्या देखी हमने, क्या बताया? जो इसका नीला कलर था, जो इसका नीला कलर था वो धुंधला हो गया, अर्थात वह धीरे धीरे कम होने लगा। तीसरी बात हमने कह देगी, विलयन की मतलब कंटेनर की सतह पर लाल अवक्षेप, सतह पर लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ। और चौथा देखा, विलयन का ताप बढ़ गया। इसका तापमान भी बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? अभी हमें ये जानना है ये बात क्यों हुई, इस बात को देखते हैं बच्चों। सबसे पहला लिखा है जिंक रॉड का भार कैसा हो गया बच्चों? कम हो गया। इसका मतलब यह है जिंक की रॉड के छोटे छोटे टुकड़े इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए होंगे, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आ गए होंगे। अर्थात ये जो जिंक रॉड थी बच्चों ये सॉलिड स्टेट में थी, अब यह जिंक रॉड Zn डाई पॉजिटिव के रूप में एक्वस सॉल्यूशन में चली गई। इसका कुछ भाग टूटकर विलयन के अंदर चला गया, इसलिए यह एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चली गई। और जब ये यहां जाएगी बच्चों तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगी, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दूसरी बात, विलयन का जो नीला रंग था वो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, फेड हो रहा था। क्यों फेड हो रहा था बच्चों? क्योंकि ये Cu डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में था जो कि नीला था, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये Cu डाई पॉजिटिव गेन कर रहा था और इसका नीला कलर धीरे धीरे गायब हो रहा था। और जितना Cu डाई पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा था वो Cu जो होता है वो रेड होता है और इसका प्रेसिपिटेट इस कंटेनर के नीचे आ रहा था। ठीक है ना? इन सब प्रोसेस में ये जो सब प्रोसेस हो रही थी, उपरोक्त सभी प्रोसेस के कारण हमारे विलयन का तापमान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बच्चों तापमान? बात आती है क्योंकि यह एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही थी बच्चों, लगातार हो रही थी। कैसे हो रही थी बच्चों? ये जो प्रोसेस थी वो कैसी थी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। कैसी बच्चों प्रोसेस थी? ये जो प्रोसेस हो रही थी इसमें हमने कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लगाया था, ये प्रोसेस अपने आप हो रही थी बिना एक्सटर्नल इफेक्ट लगाए। जैसे झरना बहता है, ठीक है ना, झरने का बहना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो बिना किसी बाहरी कारक के होता है। क्योंकि यह प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, अपने आप हो रही थी, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती थी। ये हमने पढ़ा है बच्चों, पहले कक्षा 11वीं में ये हमने पढ़ा है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसका जो डेल्टा टी आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है बच्चों? उसका जो डेल्टा टी आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, इस स्पॉन्टेनिटी के कारण इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है ना बच्चों? क्या कह रहा हूं मैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। अर्थात हमारी जो केमिकल रिएक्शन से जो हमें केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिल गई बच्चों? हीट मिल गई। क्या मिल गई थी? उससे हमें हीट मिल गई। लेकिन यहां इस हीट को हम किसी और दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे बच्चों। यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो हीट थी इस हीट को हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया था
कि यदि कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो कि सामान्यतः रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है हमें, अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट अवश्य निकलती है। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट लेते हुए एक सेल बनाया गया, जो कि दो डायरेक्शन में, पहला बच्चों ये वाली डायरेक्शन का सेल पढ़ रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, हीट निकल रही है, उस हीट को हमें बच्चों इलेक्ट्रिक में बदलना था। क्या कह रहा हूं, यहां केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इससे हीट निकल रही थी, इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली हीट को हमें इलेक्ट्रिक करंट में बदलना था। इसको बदलने के लिए एक सेल का निर्माण किया गया बच्चों, उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी डिवाइस थी जिसमें केमिकल रिएक्शन कराई गई, स्पॉन्टेनियस कराई गई बच्चों, याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन कराई गई, वो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराई गई। उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दिया गया। वह सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाया। डायरेक्ट बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसी भी वो मतलब वो डिवाइस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हम प्रोसेस कराते हैं, उन केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसी को हम वोल्टीय सेल, क्या बच्चों, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या सबसे कॉमन उदाहरण बच्चों होता है इसका डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। ज्यादातर बुक्स में यही दिया रहता है। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी कहानी बच्चों अब डेनियल सेल से प्रारंभ करते हैं। डेनियल सेल में सामान्यतः ZnCu का एग्जाम्पल लिया गया है। जो ZnCu है इसको एग्जाम्पल लेते हुए डेनियल सेल को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। किसको, जिंक कॉपर सेल को डेनियल सेल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सेल कुछ भी हो सकता था बच्चों, निकिल सिल्वर सेल हो सकता था, ठीक है ना, कैडमियम निकिल कैडमियम सेल हो सकता था, कोई भी सेल हो सकता था। अभी सामान्यतः हमें सभी बुक्स में डेनियल सेल दिया हुआ है जो कि जिंक कॉपर सेल है। चलिए अभी हम हमारे विद्युत रसायन के टॉपिक में केमिकल रिएक्शन से बनने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको बताने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आवश्यकता पड़ी, अर्थात गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल की आवश्यकता पड़ी। इस वोल्टीय सेल को एक एग्जाम्पल डेनियल सेल के द्वारा बच्चों बता रहे हैं। आप इनमें से कोई बात नोट करना है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ये जो मेन टॉपिक हमारा आ गया बच्चों डेनियल सेल, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट को डेनियल सेल के एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। सेल बनाया बच्चों, सेल में क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में थोड़ा नीचे बना लें बच्चों, हो सकता है आपको दिखे नहीं ऊपर ना। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें जिंक की रॉड को ही डिप कर दिया। जिंक की रॉड को इसमें डिप कर दिया। एक दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। किसका बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया CuSO4 का, और इसमें कॉपर की रॉड को डिप कर दिया। ये जो रॉड होती हैं बच्चों, इन रॉड को अभी हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बच्चों हमने डिप कर दिया। ठीक है ना। जब इनके आउटर सर्किट को जोड़ने के लिए एक वायर लगा दिया और इसके बीच में बल्ब लगा देंगे या वोल्टमीटर लगा देंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में जानकारी देगा। यहाँ पे एक एमीटर वोल्टमीटर लगा देंगे या बल्ब भी लगा सकते, वो जलता है ना उससे। ये हमने एक व्यवस्था कर दी।
क्योंकि पिछले हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पर हमने जाना था बच्चों, ये जो जिंक की रॉड है, जो जिंक की रॉड है, ये सॉलिड जो थी वो डिसॉल्व होगी और Zn डाई पॉजिटिव बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बच्चों। क्या करेगी? Zn डाई पॉजिटिव बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अर्थात सॉल्यूशन में जो Zn डाई पॉजिटिव तो पहले से ही था और ये जिंक किस में बदल गया बच्चों? इसका जिंक Zn डाई पॉजिटिव में बदल गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू, इस वायर से होते हुए, यहां से होते हुए बच्चों इस कॉपर के सॉल्यूशन में आए। इलेक्ट्रॉन कहां है बच्चों? इसके सॉल्यूशन में आए। जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, यहां इस सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव है। वो Cu डाई पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और Cu डिपॉजिट हो जाएगा, Cu बनाएगा। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन फ्लो अपने आप होने लगेगा बच्चों। कहां से कहां की ओर? जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो भी होने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी इस डायरेक्शन में होने लगेगा। कुछ बातें और भी नोट करना बच्चों, पेन कॉपी उठा लें, ध्यान से नोट कर लें बच्चों। जब ये प्रोसेस हो रही होती है बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास पास डिपॉजिट होते जाते हैं। जिंक रॉड जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है बच्चों, वह इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड के, चूंकि जिंक से यहां जाना था तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक पूरे क्राउड हो जाती है, इसलिए ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चों? टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल हो जाता है। ये टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल हो जाता है। इसी क्रम में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए क्या करूं मैं? जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पकड़ना चाहता है। कौन पकड़ना चाहता है? Cu डाई पॉजिटिव। Cu डाई पॉजिटिव यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको पकड़ना चाहते हैं, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस क्रम में इसके आसपास Cu डाई पॉजिटिव की क्राउड आ जाएगी और ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। कैसा बच्चों? ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। इस जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इस डेनियल सेल का, इस टर्मिनल को बच्चों एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी हमें नहीं जाना है, उसकी बात नहीं करना है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट में क्या है? नेगेटिव टर्मिनल एनोड है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल कैसा है बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल इसका कैथोड है और नेगेटिव टर्मिनल एनोड है। और क्या क्या बातें हैं ये भी हम लिख लें बच्चों। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना है, अर्थात इसमें ऑक्सीडेशन होता है। इस नेगेटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होता है। इसे सामान्यतः जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये एक ट्रेंड्स बना दिया गया बच्चों, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना ही चाहिए, लेकिन एक ट्रेंड्स हो गया है कि इसको यहां रखना है। तो सामान्यतः सभी गणनाओं में, सभी तरह के क्वेश्चनों में एनोड को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, यानी इसको कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं। एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। ठीक है ना? इसके बारे में यह भी कहा जाता है बच्चों, इसको लिख सकते हैं लोन। लोन का मतलब लेफ्ट साइड में होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एनोड कहलाएगा और नेगेटिव टर्मिनल। उल्टे उल्टे याद करो, एक नेगेटिव टर्मिनल है जो कि एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। यह नेगेटिव टर्मिनल हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लेफ्ट साइड में स्थित है। तो लोन आप याद कर लेना बच्चों, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये शब्द भी आपको याद कर लेना है कि लोन, लोन मतलब एनोड के लिए कहा गया है, नेगेटिव टर्मिनल के लिए कहा गया है। इससे ठीक अपोजिट बच्चों कैथोड के लिए बात होगी। कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल तो है ही, इसको कैथोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको कैथोड बोल रहे हैं। इस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और हमारे सेल के ये राइट साइड होगा। किसमें होगा? ये हमारे सेल के राइट साइड में होगा।
ये बात आप क्लियर कर रहे हैं ना बच्चों, समझ में आ रही है ना? ये जो सेल है बच्चों अच्छे से वर्किंग कर रहा था, लेकिन यहाँ एक समस्या अभी भी आ रही थी जो इस सेल में सॉल्व नहीं हुई थी बेटा। अभी एक समस्या इस सेल में थी जो कि आगे आने वाली थी। होना क्या है बच्चों, जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn डाई पॉजिटिव बनाएगा, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इस सॉल्यूशन में जो Zn डाई पॉजिटिव है, Zn डाई पॉजिटिव जो है का सांद्रण, उसका सांद्रण क्या होगा बच्चों, Zn डाई पॉजिटिव का सांद्रण बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे Zn डाई पॉजिटिव का सांद्रण बढ़ता जाएगा। जब Zn डाई पॉजिटिव का सांद्रण बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जाने से इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वह स्लो हो जाएगा। वो जो करंट है वो बहुत कम मिलेगा बच्चों में। क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा समझना है। यहाँ जो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होने के कारण सॉल्यूशन में धीरे धीरे Zn डाई पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा तो यहाँ कोई कुछ जाएगा भी नहीं। जब नहीं जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में पास नहीं हो पाएगा। ठीक इससे उल्टा यहाँ भी है बच्चों कंडीशन। यहाँ क्या होगा, ये जो Cu डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन के हैं, ये Cu डाई पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब गेन करेंगे तो सॉल्यूशन में SO4 डाई नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाएगा। इसके चारों ओर क्या आ जाएंगे बच्चों, SO4 डाई नेगेटिव आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों सेम चार्ज वाले आयंस या पार्टिकल्स जो भी होंगे वो एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे और वो एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे। अर्थात हमारे इलेक्ट्रिक करंट में रिस्ट्रिक्शन आ गया था अगर हम सेल को लॉन्ग टाइम वर्किंग करेंगे। इस समस्या के निवारण के लिए बच्चों, ये जो समस्या थी जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से कुछ समय पश्चात पास होना बंद हो रहा था, इस समस्या को सुलझाने के लिए सॉल्ट ब्रिज, क्या लवण सेतु कह सकते हैं, लवण सेतु, इसका उपयोग किया गया। ये जो सेल था बच्चों, इस सेल में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया बच्चों, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। एक यू नली होती है। क्या मैं सेल को दोबारा बना दूं बच्चों, मिटा के मैं बना दूंगा ना, उसके बाद इसको समझाऊं। ऐसे ही दोबारा बना रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, दोबारा बना देता हूं बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि डेनियल सेल में एक्चुअली क्या हुआ है कि हमें सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ गई बच्चों। सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों। क्या हुआ कि एक पात्र था, हमने अब जो हमने पोरस एक लाइन ले ली, इससे अलग कर देंगे इन दोनों को, इनको थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे क्या था बच्चों, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था बच्चों, ZnSO4 का सॉल्यूशन था। यहां पे जिंक रॉड डिप थी और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था। यहां पे कॉपर रॉड डिप थी बच्चों। हो क्या रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे थे बच्चों, तो यहां जिंक डाई पॉजिटिव आयन, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस थे वो इस जंक्शन के इस सिरे पर पॉजिटिव आयन आ रहे थे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन गेन कर रहा था तो सल्फेट आयन की एक्सेस हो गई थी और यहां एक सल्फेट आयन भी इकट्ठा हो गए थे बच्चों। और ये जो दोनों अपोजिट चार्ज आयन है, यह एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन बना रहे थे। क्या बना रहे थे बच्चों, इनके बीच में एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्रिएट हो गया था। यह चूंकि इस पे दो चार्ज थे, इस चार्ज के कारण ये जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था उस टोटल नेट करंट को यह कम कर रहा था। कौन कम कर रहा था बच्चों, जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन यहां क्रिएट हो गया था बच्चों, दो अपोजिट चार्ज के कारण ये जंक्शन क्या कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट जा रहा था, उस इलेक्ट्रिक करंट को यह कम कर रहा था। उसकी जो
मतलब उसकी जो दर थी, करंट की जो क्षमता थी, उसकी ये कुछ कमी कर रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों, इस कमी को दूर करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया। इस सॉल्ट ब्रिज में सामान्यतः बच्चों क्या होता है, जो इनर्ट होते हैं, ये नॉर्मली ग्लास का बना होता है, किसका, गिलास का बना होता है। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3, K2SO4, NH4Cl इत्यादि का यूज करते हैं और इनका किसमें सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, अगर अगर में या जिलेटिन में। किसमें, जिलेटिन। ये क्या चीज है बच्चों, बात आती है ना, अगर अगर और जिलेटिन क्या चीज है। अगर अगर क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा पतला पतला सा कर देता है, जिससे जो आयनिक मोबिलिटी है, अगर ये थिक सॉल्यूशन होगा तो आयंस आसानी से मूवमेंट नहीं करेंगे। जिलेटिन या अगर अगर के में अगर ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए जाएं तो इनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सॉल्यूशन पतला हो जाएगा, आयंस फ्री मूवमेंट कर सकेंगे। होता क्या है एक्चुअली बच्चों, जैसे इसमें KCl का यूज करते हैं हम। KCl क्या करता है, यहां जब जिंक डाइपॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया था तो यहां से Cl- निकलेगा और जिंक डाइपॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, कुछ समय के लिए जिंक डाइपॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा और Cl जो होगा, Zn डाइपॉजिटिव को Cl कैप्चर कर लेगा और ZnCl2 बनाएगा। लेकिन बच्चों ये इसको ZnCl2 को प्रेसिपिटेटेड नहीं करेगा। तभी कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ये जो है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, इनर्ट होना चाहिए, अर्थात ये जो इलेक्ट्रोड है या कोई भी सॉल्यूशन है उससे केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए बच्चों। यदि करें भी, क्योंकि ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, पुनः ब्रेक होकर Zn डाइपॉजिटिव बना देगा, लेकिन कुछ समय के लिए Zn को पकड़े रहेगा ये, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से होने लगेगा। ठीक है नहीं। अगर बच्चों यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड होता तब हम KCl नहीं ले सकते थे। यदि हमारा इलेक्ट्रोड सिल्वर होता तो हम KCl नहीं ले सकते थे, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड क्लोराइड से AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते था और ये परमानेंट खत्म हो जाता, तब नहीं ले सकते। इसलिए क्या है, हमारा जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यह यहाँ आकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कर देगा। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज को ये क्लोराइड आयन खत्म कर देगा। इसी क्रम में बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, ये जो पोटेशियम आयन है वो इस नेगेटिव चार्ज को भी खत्म कर देगा। तो हमारा ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है बच्चों, एक तो सॉल्ट ब्रिज का काम यह है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, इलेक्ट्रिकली जो हमारा सेल है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखेगा और जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है उसको भी इंक्रीज करेगा बच्चों, है ना, जिससे करंट का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसका भी व्यापक रोल था बच्चों। अब हमें पढ़ना है ये जो सेल था, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। क्या करें बच्चों, सेल को किस प्रकार रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले क्या होगा, हम एनोड रिएक्शन लिखेंगे। एनोड रिएक्शन के जो होगी वो A और B के फॉर्म में लिखेंगे, कौन किस में बदल रहा है। उसके बाद सिंगल लाइन या डबल लाइन खींचते हैं और फिर कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। होगा क्या बच्चों, ये सिंगल लाइन और डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, यदि दो सेलों के बीच में, दो हाफ सेलों के बीच में, एक हाफ सेल ये है बच्चों, एक हाफ सेल ये है, यदि दो हाफ सेलों के बीच में एक पोरस लाइन हो, कैसी लाइन हो बच्चों, इस प्रकार की लाइन से दो हाफ सेल एक दूसरे से डिवाइड हैं तो उनके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन लगाएंगे। याद रखना बच्चों, ये है ना, क्या कह रहा हूं मैं, यदि किसी सेल के दो हाफ सेल एक पोरस लाइन से डिवाइड होंगे तो उनके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और यदि सॉल्ट ब्रिज से डिवाइड है तो सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये हमें याद रखना है। चलिए सेल में क्या हुआ, पहले एनोड की रिएक्शन लिखे। एनोड पर क्या हुआ था, Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना था। क्या बना था बच्चों,
Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना था, Zn सॉलिड स्टेट में था, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में था, और ये चूंकि सेल में सॉल्ट ब्रिज है तो यहाँ पे Cu डाई पॉजिटिव से जो एक्वस था वो कन्वर्ट हुआ था Cu में। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये लिखा हुआ बच्चों एनोड जो होता है ये वाला, ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में होता है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है बच्चों। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बात याद रखना, इनका बहुत व्यापक यूज होना है बच्चों। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इन सब बातों का बहुत व्यापक यूज होने वाला है अभी आपके पास। तो लोन वाला शब्द याद रखना है ना, लोन वाला शब्द याद रखना। अच्छा, इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी बच्चों, ये एक बात याद रखना, सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको कैंसिल करना पड़ता है बच्चों। इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, इसकी लिखेंगे हम। तो क्या था बच्चों, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे और Zn डाई पॉजिटिव बना था। ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu डाई पॉजिटिव ने गेन कर लिए थे और Cu बनाया था। ऐड कर दो Zn Cu डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है ना, ये हो गया सेल रिएक्शन। ये आ गई, इसकी सेल रिएक्शन आ गई है। नेक्स्ट सेल रिएक्शन ये हो गई है। अच्छा, एक हम सेल बना के देते हैं बच्चों, आप लिख के देखिए अगर आ रही है, अगर आपको आती है तो देखते हैं। पहले इसको मिटा दे, 3-4 सेल इकट्ठे लिख लेते हैं बेटा, 3-4 सेल लिख के उनकी सेल रिएक्शन लिख के देखते हैं बेटा हम लोग। चलिए बच्चों, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये सेल दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है इसकी सेल रिएक्शन लिखना है हमें। क्या लिखना है, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों ये एनोड की साइड है। यहां जो हाफ सेल होगा उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इस हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये कैथोड कहलाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बार बार बता रहे हैं, इसके लिए हम एक शब्द याद रखना है, लोन, LOAN, नेगेटिव टर्मिनल, एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेफ्ट साइड इन आ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना बच्चों, लोन याद रखना है आपको। चलिए पहले एनोड की रिएक्शन लिखे। एनोड पर क्या हुआ बच्चों, जो Na है इससे Na ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और Na डाई पॉजिटिव बनाया। Na ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बच्चों, Na डाई पॉजिटिव बनाया। और क्या हुआ, ये जो Ag है बेटा, यहां से लिखना है, सही नहीं लिख रहा है ना, ये जो Ag है, इस Ag ने क्या किया, पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और इसने Ag बना लिया। मैंने आपको बताया था सेल रिएक्शन में 2 हाफ सेल रिएक्शन जो होती हैं, जैसे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन एक समान होने चाहिए, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सी होनी चाहिए बच्चों। यहां पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सी करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब कुल इलेक्ट्रॉन एक से हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आया, Ni 2Ag पॉजिटिव गिव्स Ni डाई पॉजिटिव 2Ag। ठीक है ना बच्चों, अब ये आप लिख लेना, एक मैं लिख देता हूं, ये सॉलिड होता है, आयंस एक्वस होता है, Ni है ना, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। अगले में मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद लिख लेना बेटा। अगला क्वेश्चन था Cr से Cr3 पॉजिटिव, क्या, Cr से 3 इलेक्ट्रॉन लूज, Cr3 पॉजिटिव, और ये रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन। और दूसरी रिएक्शन है बच्चों Pb डाई पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और Pb बनाया और ये रिडक्शन हो गई। अब यहां इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए बच्चों इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहां यही कर दे रहा हूं भी मैं, दोबारा लिख देता हूं बच्चों, क्या हो जाएगा, 2Cr
प्लस 6 -6 इलेक्ट्रॉन्स और 2Cr3 पॉजिटिव, और यह हो जाएगा 3Pb डाई पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 3Pb। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या है बच्चों 2Cr 3Pb डाई पॉजिटिव और एरो के बाद 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Pb। ये इसकी सेल रिएक्शन हो गई। एक क्वेश्चन और दिया है बच्चों, उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दिया है सेल रिएक्शन दी हुई है, सेल को पहचानना है, सेल को बनाना है। तो पहले हम इन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग पहचान लें। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, अर्थात ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन जो होगी वह रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो हम इसी ऑर्डर में लिख देंगे, क्या हो जाएगी बच्चों रिएक्शन। अब यहां लिख दे रहे हैं, अगर हम वहां चूंकि लिख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, Cu से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, Cu डाई पॉजिटिव बना होगा, और यहाँ जो 2Ag पॉजिटिव होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 2Ag बना होगा। अर्थात यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड होगा बेटा, ये वाला क्या होगा एनोड। और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, अब तो हो गया। एनोड से चालू करते हैं, लास्ट में कैथोड लिखते हैं। एनोड में क्या है, Cu से Cu डाई पॉजिटिव है, और सॉल्ट ब्रिज की लाइन, यहां क्या आएगा बच्चों Ag पॉजिटिव से Ag, यहां 2 नहीं लिखते हैं, 1 और 2 नहीं लिखते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन, और ये सॉलिड, इसका सेल बन गया। इस तरह के बच्चों बहुत से प्रश्न आपकी बुक्स में दिए होंगे, आप उनको कर लीजिए। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों इन सभी कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है आप उसे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, या आपका यूट्यूब जो है उसके मैसेज बॉक्स में मैसेज करके मुझे अवश्य बताएं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।